कक्षा 12वीं कॉमर्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हम साझेदारी के बारे में पढ़ रहे थे। साझेदारी की परिभाषा के अंतर्गत आता है दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में लाभ कमाने के उद्देश्य से जो वैधानिक कार्य करते हैं उसे हम साझेदारी कहते हैं। इसकी सदस्यों की संख्या कम से कम 2 रहती है, अधिक से अधिक 20 रहती है और जो बैंकिंग व्यवसाय का कार्य करते हैं उसमें 10 की आवश्यकता रहती है। साझेदारी में वैध नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसी चीज़ों का व्यापार करना है जो सरकार के द्वारा मान्य देती है। अब जब व्यापार बड़ा हो जाता है, 2 साझेदारों से नहीं संभलता है, तब अपने को 3, 4, 5, 6 जितनी भी आवश्यकता होती है नए साझेदारों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अपने पास में जो 2009 में एक प्रश्न आया है, फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाया जाता है। इसके अथवा में आया है फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिए जाने के 5 कारण दीजिए। इस सन 21 में आने की संभावना है। इस प्रश्न को विशेष रूप से इसको देखिए। जब नए व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं तो उसके अंतर्गत 5 कारण आते हैं। जब फर्म में किसी योग्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति की आवश्यकता हो। योग्य आदमी होना चाहिए, प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। जितना आदमी योग्य होगा उस व्यापार का, वो व्यापार अच्छे ढंग से चल सकता है। उसका प्रभुत्व भी अच्छा होना चाहिए, प्रभाव भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है अधिक पूंजी की आवश्यकता। अगर अपने व्यापार में पूंजी की कमी है तो अपन नए साझेदार को भर्ती करेंगे, वो पूंजी लेकर के आएगा और अपना व्यापार बड़ा हो सकता है। तीसरा पॉइंट है किसी योग्य व्यक्ति की विशिष्ट ज्ञान या सेवाओं की आवश्यकता। हर आदमी हर चीज़ में निपुण नहीं होता। मैं कॉमर्स पढ़ाने में हल्का फुल्का निपुण हूँ, कोई अंग्रेजी में निपुण है, कोई हिंदी में निपुण है, कोई संस्कृत में निपुण है। इसी प्रकार से साझेदार भी अलग अलग ढंग से अपने कार्य क्षेत्र में निपुण रहता है। कोई खरीदारी में निपुण रहता है, कोई माल बेचने में निपुण रहता है, कोई ग्राहक को उलझा करके उसको प्रोत्साहित करता है कि भाई आप अमुक सामान खरीद लीजिए। तो उसकी विशेष कला के कारण, विशिष्ट ज्ञान के कारण भी अपन उसको भर्ती कर लेते हैं। चौथा पॉइंट होता है कर्मचारी को प्रोत्साहित करने हेतु साझेदार बनाया। एक कर्मचारी दिन रात लगा रहता है और वो कर्मचारी ही रहता है। सब साझेदार मिलकर के ये चाहते हैं कि अगर अपन इस कर्मचारी को साझेदार बना लेते हैं तो ये फिर जिम्मेदारी से काम करेगा। और जिम्मेदारी जब उसको सौंप दी जाती है तो वफादारी से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठता से कार्य करता है, जिससे अपनी साझेदारी में लाभ होता है। 5वां पॉइंट है अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने की दशा में। जब 2 साझेदार हैं और एक मर गया तो अपने को नए साझेदार की आवश्यकता होगी। या मान लीजिए एक साझेदार बीमार हो गया तो अपने को दूसरे साझेदार की आवश्यकता हो। ये 5 पॉइंट हैं। ये 2021 में पूर्ण रूप से इनकी आने की संभावना है। फर्म में नए व्यक्ति को साझेदार क्यों बनाया जाता है, इसके 5 कारण हुए। पहला, योग्य एवं प्रभावशाली व्यक्ति, अधिक पूंजी, विशिष्ट ज्ञान या सेवाओं प्रोत्साहित करने के लिए और अवकाश ग्रहण या मृत्यु होने के कारण। अब अपन ने इनको भर्ती कर लिया। अब यहाँ एक प्रश्न आया है 2009 में, 11 में, 13 में, 15 में, 17 में और 19 में। अब मेरा ऐसा विश्वास है कि ये 21 में भी आ सकता है। प्रश्न है त्याग के अनुपात और नफ़े के अनुपात में अंतर बतलाइए। त्याग का अनुपात और नफ़ा का अनुपात क्या, दोनों में अंतर। पुराने साझेदार जिस अनुपात में नए साझेदार के लाभ के लिए अपने भाग का अंश दान करते हैं उस भाग को लेखांकन की भाषा में त्याग अनुपात कहते हैं। इसके विपरीत नफ़े का अनुपात वह अनुपात है जिसमें शेष साझेदार निवृत्त होने वाले साझेदार के हिस्से से लाभ प्राप्त करते। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आना चाहिए परीक्षा में। अब साझेदार भर्ती तो हो जाते हैं, तो भर्ती होने के बाद में उनको अलग कैसे किया जाता, अवकाश ग्रहण करने का। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के कारण देखिए, सबके पहले आता है वृद्धावस्था के कारण।
अगर ज़्यादा उम्र का आदमी हो जाता है, उससे व्यापार नहीं चलता है, नहीं संभलता है, उसको अपन फर्म से अलग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट है अस्वस्थता के कारण एक साझेदार अधिक समय तक बीमार रहता है, अस्वस्थ रहता है, लंबे समय तक दुकान पर नहीं रहता है, तो उसे अपन अलग कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है मतभेद होने के कारण साझेदारों में मतभेद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लाभ हानि के बंटवारे में गलतफहमियाँ उत्पन्न हो जाती, तब हम उस साझेदार को अलग कर देते हैं। और जब कोई साझेदारी संस्था कानून सम्मत ना करे, कार्य ना करे, तब भी अपन उसको कर देते हैं। और व्यवसाय में लगातार हानि होती रहती है, तब भी हम तो साझेदार को अलग कर देते हैं। और स्थायी रूप से यदि साझेदार शहर से बाहर चला जाता है तो भी हम साझेदार को बंद कर देते। इस तरीके से साझेदार की प्रवेश की प्रक्रिया हो गई और साझेदार के अवकाश ग्रहण की प्रक्रिया हो गई। अगले अध्याय में फिर आपको समझाया जाएगा।